So my dear student, up to this section we have discussed about average value of AC current and mean square value of AC current. अब आप पहले से ही जानते हो, अर्लियर जो चैप्टर्स आपने पढ़े थे कि करंट को मेंटेन करने के लिए, फ्लो कराने के लिए जरूरत किसकी होती है? कोई बताएगा? जाहिर सी बात है पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी यहां जिसको हम कहते हैं ईएमएफ की। तो एसी करंट में हम ईएमएफ को पढ़ेंगे, एसी ईएमएफ। तो जैसे हमने एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट निकाला था, वैसे ही हम एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ भी निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए एवरेज वैल्यू ऑफ value of AC EMF over full cycle or in complete time period, in time t, in time t। तो वही आप जानते हो, हाँ, जैसे हम एसी करंट को साइनसॉइडल से रिप्रेजेंट करते थे साइन या कॉस के फॉर्म में, वैसे ही ईएमएफ को भी साइनसॉइडल फंक्शन के फॉर्म में साइन या कॉस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये पीक वैल्यू जो है वो क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द ईएमएफ। ये 0 से शुरू हुआ, यहाँ आधे टाइम पे और उस आधे टाइम के बाद ये नेगेटिव होता है और फिर कंप्लीट टाइम पे 0। ये एक साइकिल हो गई ईएमएफ की। जनरल इक्वेशन इसके लिए हम वही लिखेंगे, E is equal to at any time t the value of EMF E will be given by amplitude E naught sin omega t। और अगर cos फंक्शन है, cos फंक्शन क्या है, तो उसके लिए इक्वेशन आप लिखोगे E naught cos omega t। ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने बनाया था करंट के लिए, बस वेरिएबल वहां E रखेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल इट इज पॉजिटिव, ड्यूरिंग सेकंड इट इज नेगेटिव। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर फुल साइकिल या ओवर फुल टाइम क्या हो जाएगा? यहां पे माइनस ई नॉट प्लस ई नॉट अपॉन टी। तो कितना हो गया? 0। इट मींस कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ ओवर फुल साइकिल क्या होगा? 0। बिल्कुल वही मामला है जो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट था, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल वही पैटर्न हम फॉलो करते हुए चलेंगे। हम केवल आपको एक डेरिवेशन करके दिखाएंगे कि आप कैसे जो है एसी ईएमएफ की एवरेज वैल्यू निकालोगे, और फिर बिल्कुल उसी तरीके से आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकाल लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से एनालॉजी से आप आगे निकल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं आगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ईएमएफ निकालना है तो हमें निकालना होगा ओवर हाफ साइकिल, ओवर हाफ साइकिल। ठीक है, वही चीज है, यानी हम इस हाफ साइकिल में पहले एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकालेंगे। दिस इज द एम्पलीट्यूड। तो जैसे वहां पैरेंट इक्वेशन करंट में लिखते थे आई के साथ, यहां पैरेंट इक्वेशन हमारा हमेशा शुरू होगा E is equal to E naught sin omega t। This is the EMF that is being supplied here and you know that ये अगर हमारे पास एक सर्किट है, this is our circuit whose resistance is what? R, and this is the
AC supply E, then the current will flow. अब अगर आपको करंट निकालना है, EMF आपके पास है वोल्टेज, तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है V by R। यहाँ V का मतलब क्या EMF, तो I इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे V by R या E by R, एंड यू नो दैट E की वैल्यू कितनी है E नॉट sin ओमेगा t अपॉन R। फिर हम वही पहुंच गए करंट पे। आगे बिल्कुल वही चीजें फॉलो करनी है जो आप पहले कर चुके हो, कुछ भी नया मिलना नहीं है। तो आपको ये तो ट्राई करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दूसरा जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ आपको ट्राई करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट के बेसिस पे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे पास क्या आ गया आई। तो एवरेज, अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सेम वही है। द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, sorry, the average value of AC EMF is equal to that value of DC EMF which will supply the same amount of charge to any conductor for time t by 2 as supplied by AC current to the same circuit for the same time period। वही definition होगा। इस definition को बाद में अभी एक बार लिख लिया जाएगा, कोई खास अंतर नहीं होने वाला है। तो हमने निकाला क्या, I निकाल लिया, I की वैल्यू कितनी होगी। अब हमें करंट की वैल्यू पता चल गई और हमें मालूम है कि I is equal to what, I is equal to dq upon dt, ये हमने पहले पढ़ रखा है। देन dq की वैल्यू कितनी होगी, dq is equal to I, चलिए I कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो इट विल बिकम I dt। यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वही प्रोसेस है जो आप पहले करंट के लिए कर चुके हो। तो अभी आप देखो करंट इक्वेशन से, ये आपका करंट इक्वेशन था, ये I ऐसे कर लो, यहां I की वैल्यू कितनी है, दिस इज E नॉट बाय R sin ओमेगा t एंड dt। तो दिस इज द स्मॉल चार्ज सप्लाइड बाय व्हाट, AC करंट टू दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। तो ये तो स्मॉल टाइम dt के लिए होगा, और एवरेज करंट हम किस पे निकालते हैं, हाफ टाइम पीरियड पे। तो टोटल चार्ज, अगला स्टेटमेंट, टोटल चार्ज गिवन कितने टाइम में, टाइम t नहीं t by 2, क्योंकि हम एवरेज करंट निकाल रहे हैं बच्चों। अगर t लिखा तो सीधे एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो t by 2 पे अब हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा टाइम जो टोटल चार्ज हुआ, लेट इट इज बी q। क्यों हुआ, क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया इसे कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। तो dq की वैल्यू कितनी थी, E नॉट बाय R, तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। किसी प्रोसेस के दौरान आप रेजिस्टेंस को बार-बार चेंज तो कर नहीं सकते हैं। और P की वैल्यू किसी EMF की वो भी नहीं चेंज होगी, यानी आप ऐसे समझें कि 1.5 वोल्ट की बैटरी ली है तो आपको मैक्सिमम वोल्टेज क्या मिलेगा, 1.5 वोल्ट तो मिलेगा, उससे ज्यादा थोड़ा मिलेगा। तो दिस ये भी एक कांस्टेंट हो गया। अब आगे का इक्वेशन है, तो वेरिएबल कौन है, क्या बदलेगा समय के साथ, कौन बदल रहा होगा, टाइम किसमें है, इस क्वांटिटी में, sin ओमेगा t dt। इसी का इंटीग्रेशन होना है बच्चों, और कैसे होना है, 0 से t तक। ये सब कुछ आप कर चुके हो, कल आपको मैंने बताया था, आप आगे देख लो एक बार फिर से, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे। हमने आपको बताया था बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। ये बच्चों मैंने बताया था आपको, ये याद रखना चाहिए हमेशा। आप सीधे इसका यूज करोगे और क्या लिखोगे, E नॉट बाय R इधर, और sin ओमेगा t एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो आपके पास
और लोअर लिमिट हमको क्या लगानी है 0, है ना, और यहाँ नेगेटिव साइन cos के साथ। तो वही चीजें कल हमने आपको समझाया हुआ था कि यहाँ जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा cos 180 या cos पाई। अपर लिमिट जब हम रखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t होता है, ये आपको पता है, ये वैल्यू रखोगे तो कितना होगा, और ये हो जाएगा cos 0। एक्सपांड करोगे माय डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा माइनस e ओमेगा r cos पाई। कोई साहब बताना चाहेंगे cos पाई -1 और cos 0 1 होता है, तो ये भी -1 हो गया। -1 यानी 2। आगे आप बढ़ोगे तो दिस वैल्यू कम्स टू व्हाट, इट बिकम्स 2e अपॉन ओमेगा r। इसका मतलब एसी ईएमएफ t/2 टाइम में कितना चार्ज सप्लाई करेगा 2e अपॉन ओमेगा r। यहां तक बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा कि आप जान रहे हैं। तो इसे थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। then q is equal to 2e and you know that omega is equal to what 2 pi upon t। 2 pi upon t, तो ये t कहां चला गया, ऊपर चला गया, और क्या बचा हमारे पास नीचे यहाँ पे r। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आंसर आ रहा है e upon pi and t by r। so this is the charge which is being supplied by AC to this resistance। कितने टाइम के लिए 40/2 टाइम के लिए। तो वो AC की वैल्यू हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, विद DC। तो हम मान लेते हैं, चलिए DC EMF आगे आप थोड़ा बताते हैं, वो आगे चलते हैं। तो दिस इज सेकंड इक्वेशन। नाउ लेट DC EMF जो है उसका नाम हमने दे दिया EAB, उसका नाम दे दिया EAB। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज AC EMF, सॉरी DC EMF EAB। और इस कंडीशन में आप जानते हो कि करंट कितना होगा, I is equal to what, I is equal to voltage EAB अपॉन रेजिस्टेंस B अपॉन R। तो ये करंट यहाँ पे मिला। एंड ऑल्सो यू नो दैट I is equal to what, I is equal to Q by T। तो यहाँ आप स्टेटमेंट एक ऐड कर सकते हो, चार्ज गिवन इन टाइम, कितने टाइम में, कैपिटल T, कितने टाइम में, तो कितना चार्ज देगा Q अपॉन T। I is equal to Q upon T, it will become EAB upon R। तो कितना चार्ज देगा, how much charge will be given in time t, Q is equal to, और आपको पता है कि टाइम हमें कितना लेना है, एवरेज निकालना है, तो t/2 लेना है। तो दिस t/2, तो ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये t/2 अगर लेंगे तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। then Q will become equal to what, EAB जो कि DC की वैल्यू है into T अपॉन R, और ये वाला 2 भी कहां आ जाएगा, नीचे। ओके, तो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। तो दिस इज द चार्ज प्रोवाइडेड टू द सेम सर्किट इन द सेम टाइम t/2। तो दिस करंट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ AC करंट। तो कंपेयर कर लेते हैं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। आप जैसे इसे कंपेयर करोगे आपको क्या मिलेगा, EAB जो DC की वैल्यू है T अपॉन 2R इज इक्वल टू व्हाट, ET अपॉन
इनफ मैक्सिमम वैल्यू। तो ई नॉट, अब आप देखो इसलिए यहां टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ओके, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी दिस इंप्लाइज व्हाट, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना आ गया आपके पास 2 ई नॉट अपॉन पाई। कोई समानता दिख रही है आईआरएमएस के साथ? आईआरएमएस क्या आया करता था, याद आ रहा है किसी को? आईआरएमएस आता था 2 आई नॉट अपॉन पाई, ये कितना है 2 ई नॉट अपॉन पाई, सॉरी आरएमएस मैंने बोल दिया, एवरेज वैल्यू कितनी आया करती थी 2 आई नॉट बाई पाई, और यहां पे एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना आ रहा है 2 ई नॉट बाई पाई। तो एनालॉजी है, कोई भी स्टेप आपसे छूटने वाला नहीं है। अगर आपको आईआरएमएस निकालना आता है तो ईआरएमएस आप निकाल लोगे, और इसे अगर आप सॉल्व करोगे, इसे अगर आप सॉल्व करोगे परसेंटेज में या डेसिमल में, तो ये मैक्सिमम वैल्यू की कितनी वैल्यू तक फ्रैक्शन आएगा 0.637 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहोगे तो ये कितना हो जाएगा 63.7%। बाकी की कहानियां वही है, आप इस ग्राफ में शो करना चाहोगे तो ये मैक्सिमम है, तो यहाँ इस कहीं की जगह पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी ई एवरेज। तो ई एवरेज हम हमेशा हाफ टाइम पे निकालते हैं क्योंकि फुल टाइम पे जीरो होता है। आपको मैं फिर बता रहा हूं, याद रखिएगा, अगर आपको आईआरएमएस निकालना आता है तो आप वीआरएमएस निकाल लेंगे, आपको अगर आई एवरेज निकालना आता है तो आप ई एवरेज निकाल लोगे। यानी सिमिलरली मैं कहूं, ये चीज तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी, यहां कोई अब डाउट नहीं होगा। यानी एनालॉजी से मैं कहूं, आपके लिए मैं काम छोड़ रहा हूं कि आप खुद सॉल्व करके वैल्यू निकालें। किसकी वैल्यू निकालें? ईआरएमएस की। बिल्कुल वही प्रोसेस चलेगा, ईआरएमएस की वैल्यू, आईआरएमएस की वैल्यू क्या आती थी एनीवन? आई नॉट बाई √2। तो ठीक उसी तरीके से यहां वैल्यू क्या आनी है दिस मच, या आप कह रहे हैं 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। परसेंटेज की बात करें तो 70.7% ऑफ नॉट। तो माय डियर, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डिफिनीशन एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं, लिख पाऊंगा नहीं क्योंकि डिफिनीशन सेम आपको वही लिखनी है जो आप एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ में लिख चुके हैं। यानी द एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ बीसी ईएमएफ व्हिच विल सप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज टू एनी रेजिस्टेंस और कंडक्टर in a given time t by 2 as supplied by AC current to the same circuit या to the same resistance for the same time t by 2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने आपके साथ जितनी भी वैल्यूज हैं AC करंट की उसको हमने डिस्कस कर लिया। बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल तरीका या कमर्शियल या बिजनेस के लिए या आपके मीटर में जो करंट नापी जाती है, कौन सी करंट नापी जाती है, कौन सा ईएमएफ नापा जाता है, एवरेज ईएमएफ या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। याद रखिएगा हमेशा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही आपके मीटर के द्वारा नापा जाता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ चाहे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो यहां तक हम लोग देखते हैं और फिर आगे डिस्कस करेंगे नेचर्स के बारे में, डिफरेंट कंपोनेंट्स के।